गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 28 अक्टूबर के दिन देश और दुनिया के इतिहास में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम सारी जानेंगे। 28 अक्टूबर के दिन 1857 में 1867 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता का जन्म हुआ था आयरलैंड में। सन 1886 में फ्रांस ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। तो यहाँ पे हमारे लिए काम की चीज़ क्या मिल गई भाई, कि जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो फ्रांस ने दिया था, गिफ्ट दिया था किसको, अमेरिका को। सन 1913 में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेद ने घोषणा की कि उनका देश अमेरिका के निशाने पर सभी क्यूबा में तैनात परमाणु मिसाइलें हटा देगा। सभी साधी हुई जो अमेरिका के लिए जो मिसाइलें हैं उसको अलग कर लेगा। इस दिन यहाँ पे बताया था सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेद ने बताया कि हम अमेरिका के लिए जो साध के रखे हैं, मतलब अमेरिका के लिए हमने एम करके रखी है, मिसाइलें जो रखी हैं, तैनात करके रखी हैं, उनको हम हटा देंगे क्यूबा से। सन 1891 में जापान में 28 अक्टूबर के दिन एक बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिससे कि लगभग 7300 लोगों की मौत हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स क्विज को। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य के लिए लोकसभा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके पास बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर पंजाब। चलिए यहाँ पे दिल्ली कर देते हैं, दिल्ली। ठीक है, तो आपको बताना है कि आलोक वर्मा जी का किस राज्य सेवा की लोक सेवा में, राज्य की कुछ लोक सेवा में इनका अध्यक्ष में नियुक्त किया गया। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते हैं। और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, और जो मैंने आपको कंटेंट दिया है वो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना जरूर करें। और साथ ही साथ में अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर कमेंट में भी करते चलिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हाल ही में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलाई। वे CM के ADG टूर के अलावा अन्य अहम विभागों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वे 6 साल तक आयोग के चेयरमैन रहेंगे, और साथ ही साथ आयोग चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की अवधि तक का होता है। तो यहाँ पर ये 6 साल तक के लिए रहेंगे। हरियाणा में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है आलोक वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, जापान, भारत या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF भी बोला जाता है, ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए अपने निर्णय को बना के रखा हुआ है, बरकरार रखा हुआ है? चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। अब कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक 23 अक्टूबर 2020 को हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी घोषणा FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है। यह बल सन 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के समेत अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे जो FATF जो है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग होती है या आतंकी फंड होते हैं, आतंकवादी को जो फंडिंग की जाती है, उन सभी को रोकने का काम FATF का रहता है। तो यहाँ पर
फाइनेंशियल टास्क फोर्स जिसको बोला जाएगा एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा। पहले भी था और उसको वापस से कंटिन्यू ग्रे लिस्ट में रखा है। और ये होता क्या है, ग्रे लिस्ट होता क्या है? ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो कि किसी ना किसी तरह से आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हैं, या उनको बढ़ावा देते हैं, या उनके कुछ ऐसे मिले हैं जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांसफ़र उनके साथ हुए हैं, ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो इसको देखते हुए इसने अब ग्रे लिस्ट में रखा है। अब इससे नुकसान क्या होने वाला है? इससे नुकसान ये होने वाला है कि पाकिस्तान को जो दूसरे देशों से या वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग होती थी वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उनको जैसे ब्लैक लिस्ट बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे ग्रे लिस्ट में यहाँ रखा गया कि ये मतलब ये ऐसे देश हैं जिनको हम फंड देंगे तो ये पता नहीं कहाँ पे यूज़ करेंगे। हो सकता है आतंकवादी फंड में इसका यूज़ किया जाए, आतंकवादी गतिविधियों में किया जाए, या उनको बढ़ावा देने के लिए किया जाए। इन सबको देखते हुए ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान को, कि हम पाकिस्तान को कंटिन्यू रखेंगे ग्रे लिस्ट में। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कुछ ना कुछ योजनाओं का उद्घाटन करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन दिया है कि गुजरात में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है 24 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? ऑप्शन है आपके पास 3, 7, 8 और 10। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कितने परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? चलिए इसका आंसर है 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त जूनागढ़ में गिरनार रोपवे तथा अहमदाबाद स्थित UN मेहता कार्डियोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से संबंधित पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। किसान सूर्योदय योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा का सप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 जो योजनाएं हैं उनको लॉन्च किया। पहली तो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसानों के लिए शुरू की गई है किसान सूर्योदय योजना, दूसरी है गिरनार रोपवे योजना, और तीसरी है हमारी पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण CGWA ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितना दंड निर्धारित किया है? चलिए आपको बताना है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण ने पानी की बर्बादी को लेकर और इसको बेवजह इस्तेमाल करने को रोक लगाना है, इसको देखते हुए कितना फाइन निर्धारित किया है? ऑप्शन है आपके पास 3 लाख रुपए जुर्माना एवं 7 साल की जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल की जेल, 2 लाख रुपए जुर्माना एवं 3 साल की जेल, एवं 4 लाख रुपए एवं 2 साल की जेल। चलिए इसका आंसर दीजिएगा उनमें क्या रहने वाला है? कितना फाइन अब लगाया जाएगा पानी की बर्बादी करने के ऊपर? भूगर्भ जल प्राधिकरण ने क्या डिसाइड किया? चलिए इसका आंसर है 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल तक की जेल। भूगर्भ जल प्राधिकरण ने नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ में दंडनीय अपराध माना है। इस आदेश का पालन करने के लिए समिति एक तंत्र विकसित करेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जाएंगे। देश में कोई भी व्यक्ति भूजल स्रोत से हासिल पीने योग्य पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है। इसको देखते हुए केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण जो है ये भारत सरकार का ही उपक्रम है। इसने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी पानी की बर्बादी करेगा उसको 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 5 साल की जेल का प्रावधान किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ऑफ कोर्स बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर केरल। चलिए इसका दीजिए आंसर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है?
चलिए इसका आंसर दीजिए, कमेंट में क्या रहेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की। आदर्श कृषि ग्राम योजना एक पहल है जो कि किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? उत्तराखंड में की गई है। चलिए आगे बात करेंगे, एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, चीन, जापान या फिर भारत। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में चौथे स्थान पर कौन है, आपको बताना है। चलिए इसका आंसर है भारत। साल 2020 की दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की गई है। हर साल की तरह इस बार भी लिस्ट में अमेरिका शीर्ष स्थान पर काबिज है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में भारत का पावर स्कोर 41.0 था, जो 2020 में घटकर 39.7 हो गया है। भारत ने राजनयिक प्रभाव में दक्षिण कोरिया और रूस को पीछे छोड़ दिया है, अब अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर है। इस इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार एवं पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की उम्र में निधन हो गया? चलिए आपको बताना है, गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे और साथ ही साथ में पूर्व भाजपा के सांसद भी थे, जिनकी 83 साल की उम्र में निधन हो गया, मृत्यु हो गई है। ऑप्शन है आपके पास महेश कुमार कनौडिया, नरेश कनौडिया, हेनू कनौडिया या फिर हितेन कुमार। तिरासी साल के पूर्व भाजपा सांसद एवं प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हुआ है। तो चलिए इसका आंसर है महेश कुमार कनौडिया जी। प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार, गायक एवं पूर्व सांसद महेश कनौडिया का लंबी बीमारी के बाद 25 अक्टूबर 2020 को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। महेश कनौडिया उत्तरी गुजरात के पाटन से 3 बार भाजपा के विधायक थे। कनौडिया का खास बात यह रही कि वे 32 गायकों की आवाज़ में गाना गा सकते हैं और उनके महिला गायक भी शामिल हैं। तो यहाँ पे महेश कुमार कनौडिया के बारे में फेमस चीज़ क्या थी कि वो 32 गायकों की आवाज़ में गाना भी गा सकते थे और कुछ उसमें महिला गायक भी शामिल थी। बहुत ही उम्दा गायक थे, संगीतकार थे और पूर्व सांसद भी थे महेश कनौडिया। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसा कौन सा देश ने जहाँ पर नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? मतलब आप मास्क नहीं लगाएंगे तो हम आपकी किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, ना हम आपको कुछ सामान देने वाले हैं, ना आपकी कोई रिक्वेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, किसी प्रकार का कुछ हम काम नहीं करने वाले हैं। ये नीति को कौन सा देश ने अभी रिसेंट में लागू किया है? ऑप्शन है आपके पास भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर रूस। चलिए इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसी भी मास्क के बिना कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी को भी बिना मास्क के किसी भी कार्यालय में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया गया कि सभी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए नो मास्क नो सर्विस कहते हुए नोटिस बोर्ड लगाने होंगे। इसके तहत सरकार ने फैसला किया कि मास्क नहीं पहनने वालों को सरकार की तरफ से कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही
बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति भी दी जाएगी। तो यहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने एक बहुत अच्छा फैसला यहाँ पे लिया है कि आप अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से, और यहाँ तक कि आपको सरकारी कार्यालयों में प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार या फिर केरल। चलिए इसका आंसर दीजिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? चलिए इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। एकीकृत ग्राम योजना के एक ऐसी अवधारणा है जो मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही किसानों को दी जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख से 3 लाख की गई है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर भी जोर देने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विकास सूचना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है संयुक्त राज्य की तरफ से मनाया जाने वाला मान्यता वाला विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन में क्या रहने वाला है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विकास सूचना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है बी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है विश्व विकास सूचना दिवस। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। चलिए ये तो हो गए हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने जलवायु कानून पर किए समझौता व 2030 के लक्ष्यों के बाद में होगी चर्चा। इस 23 अक्टूबर 2030 को यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने 2025 तक शून्य गैस उत्सर्जन लक्ष्य को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बनाने के लिए एक समझौता किया। हालांकि वर्ष 2030 के इस उत्सर्जन कटौती लक्ष्य पर निर्णय को इन नेताओं ने आगामी दिसंबर 2020 में चर्चा करने के लिए छोड़ दिया। जलवायु कानून पर हुए समझौते में क्या क्या बदलाव होंगे इससे? यह ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन कानून 2050 तक यूरोप के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी की योजना का आधार निर्मित करेगा। इसके लिए भारी उद्योग से परिवहन तक सभी को पुनः आकार देना होगा और वार्षिक निवेश के लिए सैकड़ों अरब यूरो की आवश्यकता होगी। इस कदम से वर्ष 2050 तक शून्य गैस उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए यूरोपीय संघ का लक्ष्य कानून के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा और इस जलवायु परिवर्तन कानून के माध्यम से ही होने वाली प्रगति की समीक्षा के लिए अन्य नियमों को भी परिभाषित किया जाएगा। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने डिसाइड किया कि भाई हमको 2050 तक शून्य गैस उत्सर्जन मतलब ज़ीरो गैस जो रहेगी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अब जो जितनी भी गैसेस हैं, विषैली गैसेस होती हैं जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है लगातार। इसको देखते हुए 2050 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 2050 तक शून्य गैस उत्सर्जन तक पहुंचने की हमारी रणनीति है। और साथ ही साथ में 2030 तक के लक्ष्य को हम कैसे अचीव करेंगे उसके लिए जो बैठक होने वाली है वो कब होगी? हमारी दिसंबर में। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए TITR इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2020 को यह सूचित किया कि वित्त वर्ष 19-20 के लिए आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। पहले ITR जमा करने की निर्धारित तिथि 30 नवंबर 2020 थी। इसके अलावा सरकार ने उन लोगों के लिए आयकर भुगतान के लिए निर्धारित तिथि को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है जिनकी कर देयता 1 लाख रुपए से कम है, जबकि उन लोगों के लिए ऐसी कोई राहत प्रदान नहीं की गई है जिनकी कर देयता अधिक है। बिलेटेंड रिटर्न विलंबित वापसी जिसको बुलाया जाता है, ब्याज 1 अगस्त 2020 से लागू होगा। ITR फाइल करने के लिए दूसरी बार तिथि को बढ़ाया गया है। इस नवीनतम घोषणा के साथ ही ये तथ्य ध्यान देने योग्य है कि ये दूसरी बार बढ़ाया गया है जिसमें कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को
आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब डेट बढ़ा दी गई, दूसरी बार बढ़ाया गया। कोविड-19 के कारण भारत सरकार ने मई 2020 में समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। अब वापस इसी 30 नवंबर को बढ़ा के 31 दिसंबर तक के लिए कर दी गई है। चलिए आगे बात करेंगे। जून 2021 तक लॉन्च हो सकेगी कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन। ये कौन बोल रहा है? भारत बायोटेक कंपनी बोल रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए दुनिया भर में शोध किए जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय कंपनी बायोटेक स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन पर काम कर रही है। वही कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस की ये स्वदेशी वैक्सीन 2021 तक लॉन्च होने की पूरी संभावना है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने 2 अक्टूबर को DCGI को आवेदन देकर अपने टीके के तीसरे चरण के लिए परीक्षण की अनुमति मांगी थी। कंपनी की योजना में 12 से 14 राज्यों के लगभग 20,000 से अधिक लोगों को इस ट्रायल में शामिल करने की है। कोवैक्सीन, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित कोवैक्सीन ऐसा टीका है। इस टीका में शक्तिशाली इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए कोविड-19 के वायरस के मारे गए विषाणुओं को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट भी बना रहा है टीका, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कोरोना वायरस संक्रमण के टीके के लिए कोविशील्ड नाम का टीका बना रही है। इस वैक्सीन का काम भारत बायोटेक से भी आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट ने तीसरे चरण के ट्रायल के लिए लोगों का चुनाव भी कर लिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।